अब हम देखते हैं आधुनिक सिद्धांत के अनुसार एटलीस्ट लगान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले है कि प्रथम कंडीशंस की फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि जब पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो, जब किसी भी साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो, इट मीन्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी क्वांटिटी में उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, तो इसको हम कहेंगे कि साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो गई। तो पूर्णतया लोचदार साधन की पूर्ति है तो साधन एकदम पूर्णतया अवशिष्ट है, किसी भी काम का साधन नहीं है, उसको यहाँ जो मिल रहा है उतना ही वहाँ मिल रहा है, इसका मतलब साधन पूर्णतया अवशिष्ट है और ऐसे साधन को प्राप्त होने वाली संपूर्ण वास्तविक आय और उसकी स्थानांतरण आय दोनों बिल्कुल बराबर होगी। अब देखिए, अगर साधन की क्या होगी, पूर्ति पूर्णतया लोचदार पड़ी रेखा के समान होती है, तो इसको हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार पड़ी रेखा के हिसाब से साधन की पूर्ति है और यह है साधन की मात्रा। अब यहाँ पर जहाँ दीदी ने इसको क्रॉस किया, ये हो गया, तो ये टोटल जो पार्ट है इट इज बोथ इक्वल, यही उसकी वास्तविक आय है और यही उसकी स्थानांतरण आय है, और वास्तविक आय इक्वल टू स्थानांतरण आय, इट मीन्स नो रेंट, किसी भी प्रकार का रेंट नहीं दिया, ये OQTS यही इसकी वास्तविक आय है और यही OQTS उसकी स्थानांतरण आय है, और वास्तविक आय और स्थानांतरण आय बिल्कुल बराबर होने की वजह से साधन को किसी भी प्रकार का कोई भी लगान प्राप्त नहीं होता है। ये पूर्णतया पड़ी लोचदार रेखा के समान है, जहाँ दीदी ने क्रॉस किया वहाँ इसके प्राइस का डिटर्मिनेशन हो गया। अब इस पर इस साधन की इतनी मात्रा की सप्लाई की जा रही है और साधन की जो कीमत है वो पर यूनिट कीमत ये तय की जा रही है, लेकिन साधन की वास्तविक आय उसकी स्थानांतरण आय के बिल्कुल बराबर होने की वजह से साधन पूर्णतया ऐसा साधन अवशिष्ट साधन कहलाएगा और इस प्रकार इस साधन को जो लगान प्राप्त हो रहा है वो बिल्कुल शून्य के बराबर लगान की प्राप्ति हो रही है। तो ये थी पहली कंडीशन जहां साधन को इस प्रकार का लगान प्राप्त होता है। अब है पूर्णतया बेलोचदार साधन। कभी कभी हो सकता है कि सप्लाई एकदम कांस्टेंट है, अब उससे ज्यादा सप्लाई उसकी पॉसिबल ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि पूर्णतया बेलोचदार साधन, इसकी पूर्ति पूर्णतया स्थिर है, तो साधन की स्थानांतरण आय बिल्कुल शून्य होगी, साधन की स्थानांतरण आय बिल्कुल शून्य होगी और उसकी वास्तविक आय ही उसका लगान होगी, क्योंकि यहाँ साधन पूर्णतया विशिष्ट है, उसके जैसा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, वो जो है बस वही है, उसकी सप्लाई वही है, उसके जैसा कोई दूसरा साधन नहीं है और वो उसी फील्ड में काम कर सकता है। जैसे मेरा एग्जांपल ले लो कि मैं सिर्फ पढ़ा सकती हूँ, मैं खाना नहीं बना सकती, अगर वहाँ गई तो मुझे जीरो मिलेगा, कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये है पूर्णतया आपकी बेलोचदार, इस प्रकार की रेखा होती है पूर्ति वाला साधन कि आपकी ये है आपकी हॉरिजॉन्टल जो है पैरेलल टू OY एक्सिस और वहाँ थी पैरेलल टू OX एक्सिस। मैंने ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया, आपको डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा कि OX पे क्या शो कर रहे हो, OY पर क्या शो रहे हो। देन हियर वी आर शोइंग ऑन OX द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपकी साधन है एटलीस्ट उसकी मात्रा को बता रहे हैं, एंड हेयर द प्राइस ऑफ सोर्सेज, जो भी साधन है एटलीस्ट उसकी कीमत को बता रहे हैं। वेयर द DD क्रॉस द प्राइस विल बी डिटर्मिनेट एट द TE, कोई सा भी पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर इस साधन की कीमत ये डिसाइड हो गई। अब यहाँ पर क्या है, यह है साधन की क्या है, यही साधन की वास्तविक आय है, ये पूरी की पूरी साधन की वास्तविक आय है OQEP, ये साधन की पूरी वास्तविक आय है और साधन की स्थानांतरण आय जीरो है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा किसी दूसरे फील्ड में, इसका मतलब OQEP के बराबर ही साधन को लगान प्राप्त हो रहा है। तो ये लगान साधन की पूर्णतया विशिष्ट है, उसका केवल आप एक ही प्रयोग कर सकते हो, उसको किसी दूसरे प्रयोग में उसको काम में नहीं ले सकते, अतः ऐसे साधन की संपूर्ण जो आय होती है वही उसकी लगान होती है, क्योंकि साधन की स्थानांतरण आय बिल्कुल जीरो मानी जाती है। अब हम कहेंगे कि साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार से कम हो, इट मीन्स ना तो बेलोचदार हो और ना लोचदार हो, पूर्णतया लोचदार से थोड़ी सी कम होती है, इस साधन आंशिक अवशिष्ट और आंशिक विशिष्ट होता है। अब जिस साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार से कम होती है तो वो आपके
बाएं से लेकर के दाएं की ओर बढ़ती हुई पूर्ति की रेखा आपकी ऐसी होती है। अगर पूर्णतया लोचदार से कम पूर्ति वाला साधन है तो वो आपके दाएं से लेकर के बाएं, आपके लेफ्ट से लेकर के राइट की ओर इस स्टाइल से ये आपका एसएस होगा। और जहां आपके डीडी ने इसको क्रॉस कर दिया एटलीस्ट वहीं इसका प्राइस का डिटर्मिनेशन हो जाता है कि इस साधन की कीमत किसके बराबर दी जाएगी। तो यहाँ पर इस बिंदु को हम T ले लेते हैं, इसको P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, O ले लेते हैं और ये हो गया आपका Q। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पूर्णतया लोचदार पूर्ति वाले साधन का एसएस सप्लाई कर्व इस स्टाइल से जाएगा। ये साधन का डीडी कर्व है, जहाँ डीडी टी को इंटरसेक्ट, डीडी एस को इंटरसेक्ट कर रहा वो पॉइंट आपका टी है, यहीं पर उसका प्राइस का डिटर्मिनेशन हो जाता है। अब ये साधन आंशिक रूप से विशिष्ट है और आंशिक रूप से अवशिष्ट है। यहाँ पर देखिए साधन की वास्तविक आय क्या है। साधन की वास्तविक आय है ओ क्यू पी टी, ये साधन की वास्तविक आय है। और साधन की स्थानांतरण आय कौन सी है, ये वाला पार्ट साधन की स्थानांतरण आय है। तो साधन की स्थानांतरण आय है ओ एस टी क्यू। तो साधन को लगान क्या मिलेगा, साधन को लगान ये साधन का लगान हो जाएगा। तो साधन का लगान क्या हो गया, एस टी पी, ये साधन का आपके यहाँ लगान प्राप्त हो जाता है। तो एक बार तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये साधन का आपके लगान हो गया। अब टी पर क्या हो गया, टी पर आपकी डिमांड इक्वल टू आपकी सप्लाई है। टी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर किसी साधन की मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, अतः यहाँ पर जो प्राइस है वो आपका ओपी या टी क्यू डिटर्मिनेट होता है। पर यूनिट प्राइस आपका ओपी या ओ क्यू डिटर्मिनेट हो जाता है। और इस साधन की मात्रा आप ओ क्यू मात्रा को कंज्यूम कर रहे हो, साधन की ओ क्यू मात्रा को आप यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हो। और कुल आय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ओपी मल्टीप्लाई ओ क्यू, ओपी मल्टीप्लाई ओ क्यू, OP मल्टीप्लाई OQ इक्वल टू हो जाएगी आपकी टोटल इनकम। अगर किसी साधन की कुल आपको आय ज्ञात करनी है तो उसकी यूनिट को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमने कितनी यूनिट कंज्यूम करी, 10 यूनिट कंज्यूम करी, 5 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है। अगर आप 10 यूनिट 5 रुपीज़ तो प्राइस है, 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, इट मीन्स टोटल इनकम आपकी 50 के बराबर होगी। तो यहाँ पर कुल आय ज्ञात करने के लिए ये कर लेंगे और बाद में आप इससे लगान प्राप्त कर लोगे। अब देखिए O से S की कीमत पर साधन की जीरो मात्रा है, S से O अगर आप यहाँ देख रहे हो O से S तक की कम कीमत पर साधन की जीरो मात्रा काम कर रही है, अर्थात इससे कम कीमत पर साधन की मात्रा काम नहीं करेगी। अब आप देखते जाइए, एक बार वापस इसको और समझ लीजिए अच्छे से। ये है, अब देखिए सबसे पहली बात की ये हो गई, ये आपका ए पॉइंट हो बाय द वे। अब यहाँ पर देखिए कि साधन की मात्रा कितनी है, m, साधन का प्राइस क्या है P1, तो OM क्वांटिटी का प्राइस OP है, वहां पर आपको इतनी सप्लाई हो रही है। अब अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ गया तो देखिए आपकी क्वांटिटी भी बढ़ गई और आपका प्राइस अगेन बढ़ गया। प्राइस और बढ़ता है तो आपकी क्वांटिटी और बढ़ जाती है। इट मीन्स जैसे जैसे उस साधन का कीमत बढ़ती जाएगी साधन का प्राइस भी आपके बढ़ता जाएगा। साधन का प्राइस बढ़ा तो साधन की पूर्ति भी बढ़ती जाएगी, परंतु ओ इससे कम मूल्य पर साधन काम करने को तैयार नहीं होगा। तो ये था आपका पूरा आधुनिक सिद्धांत, जिसमें आपको 3 डायग्राम बनाने हैं, एक्सप्लेन करना है, फिर इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता देनी है, उसकी किस हिसाब से था, क्या क्या विचार थे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के, बॉल्डिंग्स के, क्यों दिया जाता है, वो पूरा एक बार समराइज कर करके उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो दिस इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकार्डियन एंड रेंट थ्योरी, ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको जब कभी भी किसी भी चीज में अगर हमें अंतर को ज्ञात करना हो तो अंतर बताने के लिए सबसे पहले आप उसके अर्थ को लोगे कि रियल में दोनों के अनुसार रेंट का अर्थ क्या है, कि रिकार्डियन थ्योरी क्या बता रही है और आपकी मॉडर्न थ्योरी क्या बता रही है। तो सबसे पहले आपको अर्थ लिखना पड़ेगा। तो अर्थ में रिकार्डो में आप रिकार्डो की डेफिनेशन को लिखोगे और यहाँ आधुनिक में आप श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की जो डेफिनेशन आपको लिखाई गई है एटलीस्ट आपको वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। तो मॉडर्न थ्योरी में हम किसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वही कि लगान भूस्वामी को दिया गया वह भाग है जो भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय आय का भाग का वह भाग जो किसी साधन को उस वर्तमान प्रयोग में बनाए रखने के लिए न्यूनतम आय से ऊपर दिया जाता है।
वही होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसके मीनिंग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि रियल में इसका अर्थ क्या है। तो रिकार्डो की डेफिनेशन और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की डेफिनेशन को बताना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं इसके सेक्टर पे या इसके स्कोप पे कि रियल में रिकार्डो के अनुसार रेंट का सेक्टर क्या है, ओनली भूमि, ओनली एक ही फैक्टर को लिया है, एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, वो था आपका भूमि। जबकि इसके अनुसार सेक्टर थोड़ा सा वाइड हो गया, तो इसने क्षेत्र को क्या कर दिया, संकुचित कर दिया, नैरो कर दिया, एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लिया भूमि के संदर्भ में। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने रिकार्ड लगान के सिद्धांत को क्या कर दिया, विस्तृत कर दिया। विस्तृत क्यों कर दिया, क्योंकि इन्होंने सभी उत्पत्ति के साधनों पर इसको लागू होना बताया कि ये उत्पत्ति के सभी साधनों पर जो है वो उनको लगान प्राप्त होता है। तो इसका क्षेत्र थोड़ा सा विस्तृत कर दिया। तो इसने श्रम, पूंजी, साहस सभी को लिया और माना कि सभी पर लगान का सिद्धांत होता है। तो क्षेत्र को लेकर के आपका दूसरा डिफरेंस हो गया। उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे कारण का। तो मैंने आपको बताया था कि रिकार्डो ने 3 कारण बताए। पहला कारण रिकार्डो ने बताया है कि उर्वरा शक्ति में भिन्नता होने की वजह से, उर्वरा शक्ति में भिन्नता होने की वजह से लगान उत्पन्न होता है। दूसरा, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है, इसलिए लगान उत्पन्न होता है। तीसरा, भूमि की स्थिति की वजह से भी लगान उत्पन्न होता है कि कोई सी भूमि कहाँ स्थित है, भूमि की स्थिति के कारण लगान उत्पन्न होता है। तो रिकार्डो ने लगान उत्पन्न होने के 3 कारण बताए, उर्वरा शक्ति में भिन्नता, भूमि की स्थिति और भूमि की सीमितता और उत्पत्ति कृषि में ह्रास नियम लागू होना। जबकि आधुनिक सिद्धांत ने क्या बताया है कि सबसे पहले साधनों की सीमितता है, साधनों की सीमितता तो इन्होंने भी लिया कि साधनों की सीमितता है। उसके बाद पूर्ण लोचदार से कम पूर्ति वाले साधन को, कम पूर्ण लोचदार से कम पूर्ति वाला साधन हुआ तो उसको जो है उसकी वास्तविक आय और साधारण आय में जो अंतर का भाग होगा वही लगान प्राप्त होगा। और अगर साधन की पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार है तो संपूर्ण आय ही उसकी लगान होगी। तो उन्होंने साधन की पूर्ति को लेकर के, पूर्ति की लोच कैसी है उसको लेकर के बताया कि पूर्णतया बेलोचदार हुई तो क्या होगा, पूरी आय लगान हो जाएगी। पूर्णतया लोचदार से कम हुआ तो आंशिक भाग लगान होगा, आंशिक आपकी क्या हो जाएगी, स्थानांतरण आय हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अगर बेलोचदार पूरी आपकी पूर्णतया लोचदार पूर्ति एकदम वो है, ओ एक्स एक्स के पैरेलल है, तो फिर उस साधन को किसी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं होगा। तो लगान प्राप्त होने के ये कारण बताएं। उसके बाद आता है लगान का माप। इन्होंने मापन किस प्रकार किया, तो रिकार्डो ने लगान का मापन किस प्रकार किया, आपकी जो अधिसीमांत भूमि होती है, अधिसीमांत भूमि की उपज, अधिसीमांत भूमि की उपज में से किसकी माइनस कर दी, सीमांत भूमि की उपज, सीमांत भूमि की उपज। तो अधिसीमांत भूमि और सीमांत भूमि की उपज के बीच का जो अंतर का आधिक्य है, एटलीस्ट वही लगान होगा। उसी को आप प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका लगान निकल करके आ जाएगा। जबकि इन्होंने क्या बताया है, वास्तविक आय व स्थानांतरण आय के बीच का अंतर, स्थानांतरण, वास्तविक आय और स्थानांतरण आय के बीच का जो अंतर है वही अंतर मूलक आधिक्य लगान कहलाया जाएगा। तो हियर डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड और मार्जिनल रेंट एंड रियल इनकम एंड ट्रांसफर इनकम के बीच का जो अंतर होगा, एटलीस्ट वही आपके लगान का अंतर होता है। उसके बाद इन्होंने लहा मूल्य। तो रिकार्डो ने क्या कहा कि रिकार्डो के अनुसार लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता है। रिकार्डो के अनुसार क्या था, रिकार्डो के अनुसार लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता है, लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता है और बल्कि मूल्य से प्रभावित होता है, मूल्य से प्रभावित होता है। तो पहले आप रिकार्डो की बात समझ लीजिए। रिकार्डो ने कहा, रिकार्डो के अनुसार लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता है, रिकार्डो के अनुसार लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता है बल्कि मूल्य से प्रभावित होता है। ये खुद अफेक्टेड होता है प्राइस से,
ये प्राइस को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि कुछ दशाओं में लगान लागत का अंश बन जाता है और फिर मूल्य को प्रभावित करता है। तो ये कह रहे हैं कि रिकार्डो के अनुसार लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता बल्कि मूल्य से प्रभावित होता है, जबकि ये कह रहे हैं कि कुछ दशाओं में लगान जो है वो लागत का अंश बन जाता है और लागत का अंश बन करके फिर वो मूल्य को प्रभावित करने की कोशिश करता है। इट मीन्स इट इज अफेक्टेड टू द प्राइस, इट इज partially affected to the price. अब आता है इसकी उपयोगिता। तो रिकार्डो की उपयोगिता, रिकार्डो की कहते हैं एक काल्पनिक थ्योरी है, कोई ज्यादा नहीं है, इसलिए ये अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक है तो फिर अव्यवहारिक है तो ये कम उपयोगी है, काल्पनिक है, अव्यवहारिक है, इसलिए कम उपयोगी है। लेकिन ये सिद्धांत जो है वो व्यवहारिक है, इस वजह से ज्यादा उपयोगी माना गया है, इसको उपयोगी माना गया है, बहुत से सेक्टर में इसका यूटिलाइजेशन दे रखा है। उसके बाद है मान्यता। तो रिकार्डो ने किसकी मान्यता मानी थी? पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता मानी कि रियल में पूर्ण प्रतियोगिता चल रही है। इट मीन्स रिकार्डियन थ्योरी कब अप्लाई होती है? जब परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन मार्केट में अवेलेबल हो, जबकि इसके अनुसार पूर्ण व अपूर्ण दोनों में लागू होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में भी ये थ्योरी लागू हो रही है और अपूर्ण प्रतियोगिता में भी ये थ्योरी लागू हो रही है। इट मीन्स परफेक्ट और इम्परफेक्ट बोथ कंपटीशंस आर अवेलेबल इन द मार्केट, दोनों ही कंपटीशन मार्केट में अवेलेबल है और दोनों कंपटीशन के अकॉर्डिंग ये थ्योरी अप्लाई होगी। तो यहाँ पर है मान्यता का लेकर के। उसके बाद है निर्धारण, कि लगान का निर्धारण किस प्रकार से किया गया। तो सीमांत भूमि की उपज को लगान का आधार माना गया। सीमांत भूमि की जो उपज थी हमारी, सीमांत भूमि की उपज को लगान का आधार माना गया, लगान निर्धारित करने का आधार माना गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 50 में से -2 क्या, इट मीन्स 2 इज लेस, वो लेस किया जाएगा। तो सीमांत भूमि की उपज जो है, सीमांत भूमि की उपज को लगान का आधार माना गया है, जबकि यहाँ पर लगान साधन की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जो है वो लगान का निर्धारण किया जाता है, जहाँ उसके डिमांड और उसको क्रॉस करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रिकार्डियन थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट।